हेलो एंड वेलकम टू दी वाईजी लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंस कमीशन। आप सब लोगों को पता होगा अभी 16 फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है किसके सामने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बाद में। उसके बाद में कैबिनेट ने अप्रूव करके फाइनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो भी है डिवोल्यूशन की ऑफ द टैक्स, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है उस टैक्स को स्टेट्स के बीच में बांटती है और कौन कौन से स्टेट्स को कितना कितना पैसा मिलेगा ये सब फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, जिसको बोलते हैं अपन टैक्स डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, सेंटर टू वर्टिकल में क्या होता है, सेंटर टू स्टेट। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, स्टेट उत्तर प्रदेश को कितना मिला, महाराष्ट्र को कितना मिला, राजस्थान को कितना मिला, इन सब स्टेट्स के बारे में होता है। ठीक है, कितना परसेंट, ये सब टर्म ऑफ रेफरेंस में लिखा होता है कि पॉपुलेशन को कितना वेटेज दिया गया है, फिर इकोलॉजी को कितना वेटेज दिया गया है, फिर टैक्स रिफॉर्म्स को कितना वेटेज दिया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन को स्टार्ट करने से पहले अपन अपना जो तरीका है वही करते हैं ताकि अपन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ जाए। कोटेशन, किसी महान पुरुष ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में या फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब क्या कहा था इस फाइनेंस कमीशन के बारे में। जैसे अपन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देखा था, अनडॉक्यूमेंटेड वंडर कहा था। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दी केक के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस है इंडिया का फॉर द एडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। एंड आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग द फाइनेंस कमीशन। ऑल्दो फाइनेंस कमीशन के बारे में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कुछ कहा, वही लाइन लिखेंगे, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव, लाइक यू कैन कोट दैट एग्जांपल्स, हाउ डज it play an important role in the fiscal strengthen and fiscal prudence and strengthening the federal structure of the government of India, नहीं of India। ओके, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस दी। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन अभी जस्ट उसकी रिपोर्ट आई थी, बना तो पहले ही दिया था इसको। तो उसके चेयरपर्सन थे अरविंद पनगरिया। ये सब अपन जितने भी अभी तक फाइनेंस कमीशन आए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक क्लियर एंड होलिस्टिक ओवरव्यू मिल जाए इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ। ठीक है, दी अपॉइंटमेंट किनका अपॉइंटमेंट, फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन फॉर द टैक्स डिवोल्यूशन स्ट्रक्चर्स, इट विल बी डिविजिबल पूल बनाना है इनको, और उसके बाद में सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में पेमेंट को सर्कुलेट करना है और दोनों के बीच में डिवाइड करना है कि सेंटर एंड स्टेट। पहले तो स्टेट जो है 41% रखता, 41% स्टेट्स को दिया जाता था एंड 41% में भी 2% के उनसे स्टेट को मिलेगा, 2.5% किस स्टेट्स को मिलेगा, 3% कौन से स्टेट को मिलेगा। ये सब चीज़ें डिसाइड कौन करता है, फाइनेंस कमीशन ही करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं इधर। एंड फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो सबसे पहले कोटेशन लिखते हैं ऑफ फाइनेंस कमीशन। ऑफ फाइनेंस कमीशन इज ए नेसेसिटी। खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोल रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है अपॉइंटमेंट ऑफ द फाइनेंस कमीशन की। ठीक है, एक्सेप्टेड एंड एडोप्टेड, एक्सेप्टेड एंड एडोप्टेड इन इंडिया टू सूट द peculiar conditions of a federal structure। टैक्स डिवोल्यूशन से रिलेटेड जो भी इशूज है, फिर जीएसटी कंपनसेशन के बारे में जो भी इशूज है, इन सबको अपन अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इन सबको पढ़ने से पहले, इन इश्यूज को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इन सब चीज़ों के बारे में, जो लाइक फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, फिजिकल प्रूडेंस के लिए फाइनेंस कमीशन इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, हाउ शुड बी मेक श्योर दैट देयर मस्ट नॉट बी large
fiscal deficit in the government, all things will be discussed. Now what can be, क्या चीज निकाल सकते हैं अपन अम्बेडकर जी के कोटेशन से? एक तो फाइनेंस कमीशन बहुत नेसेसरी भैया, खुद अम्बेडकर जी ने बोला है, ठीक है। क्यों बोला है? स्ट्रेंथन द फिस्कल स्ट्रेंथन द फिस्कल strengthen the federal structure, federal structure। और फेडरल स्ट्रक्चर के कैसे होगा स्ट्रेंथन? जब समय पे टैक्स डिवोल्यूशन सही तरीके से होगा, सब स्टेट्स को लगेगा कि टैक्स, इसके लिए टैक्स डिवोल्यूशन हैज डन विद ए प्रॉपर मेथड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया एंड इट हैज फॉलोड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड it has considered all the important things like ecology, population, tax reforms, and population control measures. What are the important things which are considered? Okay. And जो इंडियन कंडीशन है उसको सूट करने के लिए, मतलब कि कई बार क्या होता है, किसी स्टेट को ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, जैसे बिहार को, बिहार क्योंकि इतना डेवलपमेंट है नहीं, तो इकोनॉमी इतनी अच्छी खासी है नहीं, तो महाराष्ट्र को कम पैसा चाहिए होता है, ऑलरेडी डेवलप्ड है, तमिलनाडु डेवलप्ड है। और जो हिली स्टेट्स हैं इंडिया के, हिली स्टेट्स मतलब हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है, ये सारे स्टेट्स भी, इन स्टेट्स को भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग पैसा मिलता है, और ये डिसाइड करता है भैया अपना फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा एंड उसी के बेस पर ही टैक्स डिवोल्यूशन होता है। एंड टैक्स डिवोल्यूशन जब फाइनेंस कमीशन के बेस पे होता है तो सिंपल सी बात है, ऑल द स्टेट्स will accept this tax devolution systems, right? And after that we will discuss the what was the requirement of the finance commission in India. We have already discussed the quotations of the Dr. Bhimrao Ambedkar. He already told that it is a necessity in India to appoint the finance commission of India to suit the peculiar conditions of Indian systems and Indian federal structures. ठीक है, तो क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले फाइनेंस कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया था? एनीवन हु नोस? तो सबसे पहले एस्टेब्लिश कब किया गया था इसको? 1951 में। फाइनेंस कमीशन को 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था। एंड फाइनेंस कमीशन वाज डिजाइन्ड टू एक्ट एज established to act as bridge between central and state गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज का काम करता है। कैसे ब्रिज का काम करता है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कौन कौन से टैक्स कलेक्ट करती है? आईटी टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, मेजर चंक यहीं से आता है, कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है सर। ये सभी टैक्स राज्यों में रहते हैं लोग बाग, सिंपल सी बात है। तो 100% रुपये यहाँ से कलेक्ट कर लिए मान लें। अब इसमें से सेंट्रल अपने पास 42% रखेगा, बाकी जितना भी है 42% के बाद में, 42% बनने के बाद में 58% वो स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड स्टेट्स के बीच में भी महाराष्ट्र को कितने परसेंट मिलेगा, एंड राजस्थान को कितना परसेंट मिलेगा, बिहार को कितना परसेंट मिलेगा क्योंकि अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं, साथ में गुजरात को कितना मिलेगा। ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। एंड फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का यही काम है किसको कितना ग्रांट्स देना है, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स, मतलब कि स्टेट ग्रांट्स जो हैं वो डेट्स नहीं होता है, ग्रांट्स को देने के बाद में उसको वापस लेने के लिए वापस सेंट्रल गवर्नमेंट मांगती नहीं है, बेसिकली वो फ्री का पैसा होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है। तो कितना देना चाहिए और उसके क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए ताकि फिस्कल प्रूडेंस को
अपनाया जा सके, बिना बात की कोई मिथ रहता है, मिथ फ्री बीज नहीं हो, या फिर बिना बात का पैसा कोई भी ऐसे ही क्या कहते हैं जो वेस्ट ना हो, ठीक है। 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसकी सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही है, साथ में इसका एक एक्ट और बना हुआ है, उस एक्ट को भी थोड़ा सा देख लेंगे ताकि यू कैन प्रिपेयर होलिस्टिकली दिस टॉपिक। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए अपन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ठीक है, अपन इसके बाद में शुरू कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से पहले अपन क्या करेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुआ हो। साथ में एक क्या है, काशी जुडिशियल बॉडी है। मैं बताऊंगा काशी जुडिशियल बॉडी क्यों है। अभी जैसे अपन आगे एक्ट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पढ़ेंगे, वहां पे पता लग जाएगा काशी जुडिशियल बॉडी क्यों है, ठीक है। एंड टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बॉडी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा तो पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड काशी जुडिशियल बॉडी एंड इट इज द टेम्पररी नेचर। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका गठन करता है, गठन करने के बाद में चेयरपर्सन एंड मेंबर्स नियुक्त होते हैं, नियुक्त होने के बाद में इनको क्या क्या होता है, एक काम दिया जाता है। वो काम क्या दिया जाएगा, ये काम दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है, उस टैक्स रेवेन्यू को स्टेट गवर्नमेंट्स में किस तरह से बांटा जाएगा। ये ऑलमोस्ट हर साल में ही करवाया जाता है, ताकि हर चीज़ें अपडेट होती रहती है हर साल, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये काम होता है, जैसे ही ये काम खत्म कर लेता है ये कमीशन, उसके बाद में इसका डिसोल्यूशन हो जाता है, इसके बाद में इसका कोई काम नहीं रहता। तो बेसिकली प्रेसिडेंट फिक्स करेगा कि ये परमानेंट है या नहीं है, जैसे काम खत्म हुआ उसके बाद में इसको हटाना नहीं हटाना, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेगा ये काम, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड विच आर्टिकल एस्टेब्लिशेस द फाइनेंस कमीशन, मतलब कि किस आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन की बात की गई है एस्टेब्लिश करने की, कौन से आर्टिकल में चेयरमैन पर्सन के बारे में बात कही गई है, मेंबर्स के बारे में बात कही गई, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सर्विस की, ये सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, ठीक है। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, ये 12वें पार्ट के अंदर है। कौन से पार्ट में है, 12th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के 12वें पार्ट के अंदर जिक्र किया गया है, किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये चीज़ पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के सारे पार्ट्स पता होना चाहिए, साथ में कौन से आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, मोटा मोटी ये पता होना ही चाहिए। जैसे बार बार तुम रिवाइज करोगे तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें सारी चीज़ें याद होने लग जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इतनी, ठीक है। एंड उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 2801। आर्टिकल 2801 में बहुत सारे क्लोजेस हैं, क्लोजेस के हिसाब से अपन इसको पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 280 क्लोज 1 ये क्या कहता है, ये चीज देखते हैं पहले। तो भैया आर्टिकल 280 क्लोज 1 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि अपना प्रेसिडेंट मतलब द्रौपदी मुर्मू जी, वो किसको अपॉइंट करेगी, अपॉइंट नहीं करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी। कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि बनाएगी, क्या बनाएगी, फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, मतलब कि प्रत्येक 5 साल में या अर्लियर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन बनाएगी।
फाइनेंस कमीशन बनाएगी, ठीक है। एंड उसका जो स्ट्रक्चर होगा फाइनेंस कमीशन का, उसमें क्या होगा, एक तो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन नहीं बोलते हैं, चेयरपर्सन होगा, प्लस 4 अदर मेंबर्स, 4 अदर्स मेंबर्स, मतलब कि टोटल 5 सदस्य हो गए। मल्टी मेंबर बॉडी, ध्यान रखना साथ में, इधर एक और टॉपिक अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इट इज द मल्टी मेंबर बॉडी। दिस इज द मल्टी मेंबर बॉडी। अगर ये मल्टी मेंबर बॉडी है एंड 4 अदर मेंबर्स है कि फाइन चेयरपर्सन हैं, इन सब के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 क्लोज 1 में क्लियरली दिया हुआ है। पता लग गया, ठीक है। एंड जो आर्टिकल 280 क्लोज 2 है, आर्टिकल 280 क्लोज 2, ये पार्लियामेंट को पावर देता है। पार्लियामेंट को पावर किस बात की देगा? टू मेक लॉज, टू मेक लॉज फॉर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन किसकी? क्वालिफिकेशन सिंपल सी बात है, चेयरपर्सन की एंड मेंबर्स की। तो आर्टिकल 280 क्लोज 2 के तहत एक एक्ट बनाया गया है, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951। ये एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा आर्टिकल 280 क्लोज 2 का प्रयोग करते हुए, मतलब कि जो पार्लियामेंट को पावर देता है एक्ट बनाने के लिए ऑन मिसलेनियस प्रोविजंस के ऊपर, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजंस के ऊपर पार्लियामेंट को पावर देता है एक्ट बनाने की, ठीक है। आर्टिकल 280 क्लोज 2। एंड जो आर्टिकल 280 क्लोज 2 है, इसके तहत ही फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 बनाया गया है, जिसके तहत क्या क्या डिसाइड किया है, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन, मेंबर्स की क्वालिफिकेशन डिसाइड की गई है। मतलब कि जो चेयरपर्सन ऑफ फाइनेंस कमीशन, चेयरपर्सन है फाइनेंस कमीशन का, और जो मेंबर है एंड मेंबर्स, इनकी क्वालिफिकेशन की डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं भी नहीं दी गई है। आर्टिकल 280 क्लोज 2 ने पावर दी पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए इन चीजों के ऊपर, इसलिए पार्लियामेंट ने फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951 बनाया है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द आर्टिकल 280 क्लोज 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले तो। कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज पढ़ोगे हर चीज को तो सारी चीजें याद रहेंगी। बेसिकली तुम फाइनेंस कमीशन को ऐसे पढ़ ही नहीं सकते बिना कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, क्योंकि सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, बची कुछ एक्ट में लिखी गई है। अब मैं अलग से पढ़ा लेता हूँ, ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन 280 क्लोज 1 नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या है। मैं सिंपल सी बात कर दूंगा, प्रेसिडेंट हर 5 साल में या फिर उससे पहले एक फाइनेंस कमीशन का निर्माण करेगा, मैंने लिख दिया। एंड एग्जाम में आ गया ये लाइन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, तो मैं सिंपल सी बात है एक एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ कि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी बता रहा हूँ, ताकि गलती से आ जाए तो तुम्हारे माइंड में कम से कम याद तो रहेगा, तुम कुछ तो टिक कर दोगे, ठीक है। आर्टिकल 280 क्लोज 3 टॉक्स अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंस कमीशन, मतलब कि फाइनेंस कमीशन के कर्तव्य क्या होंगे, यह आर्टिकल 280 क्लोज 2 बताता है। तो क्या होंगे भैया इसके इसके बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे इधर। तो सबसे पहले इसका कार्य है पहला, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट नेट टैक्स प्रोसीड्स, डिस्ट्रीब्यूट नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन एक मिनट, फिर से पेन बंद हो गया, पता नहीं पेन का क्या सिस्टम चल रहा है।
डिस्ट्रीब्यूट द नेट टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, दिस इज द वर्टिकल डिवोल्यूशंस। ओके, मतलब कि जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का डिवोल्यूशन होगा तो उसको अपन कहेंगे वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब सेंटर से नीचे वाले पायदान पर आ रहे हैं अपन, नीचे वाले पायदान क्या है, स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के बीच में। एंड फिर क्या करेंगे, स्टेट्स के बीच में अलग से डिवोल्यूशन होगा, तो वो कौन सा होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट प्रोसीड्स बिटवीन, किन के बीच में, यूनियन एंड स्टेट्स, that will be vertical devolution, and among states, मतलब कि भाई कौन से स्टेट को क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी क्वेश्चंस बना सकती है। क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1, इन द वर्टिकल डिवोल्यूशन द फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स हाउ मच मनी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द स्टेट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट होगा, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस ऑफ कमीशन इन द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड्स हाउ मच मनी will be distributed between the center and states. How many of the statements are correct, only one, only two, none, all? तो कितने स्टेटमेंट सही है इसमें, दोनों ही गलत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट्स के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा था, वर्टिकल डिवोल्यूशन में स्टेट्स के बीच में, जो कि गलत है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की बात करता है, तो सिंपल सी बात है, वो स्टेट्स के बीच में होगा, ना कि सेंटर से स्टेट के बीच में। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक ही है, कुछ भी है, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या होगा, इस पेन से इन पांचों को, मतलब कि पेन को और इन पांचों को इकट्ठा कितना मिलेगा, तो इसको तो 42% और इसको मिल जाएगा कितना, 58, 58%, ये हो गया। अब 58% में से इन पांचों को कितना कितना मिलेगा, इसको 5% मिलेगा, इसको 10% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा, जो भी है, जैसे भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। हॉरिजॉन्टल मतलब एक सारी चीजें एक समान लेवल पर आ गई, एक समान लेवल पे क्या है, स्टेट्स। वर्टिकल में क्या होता है, एक अपर लेवल पे होता है, एक नीचे के लेवल पे होता है, तो सिंपल सी बात है, वो वर्टिकल डेवल्यूशन हो जाएगा। वर्ड से पता लग जाएगा, इसमें तो कंफ्यूजन कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा है, बेसिकली ये ए बी सी है, इसके आर्टिकल के सब क्लोजेज ही हैं, ठीक है, इस तरीके से। प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड आउट ऑफ सीएफआई, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट्स दी जाएगी, उनके प्रिंसिपल्स भी, उनके सिद्धांत भी कौन डिसाइड करेगा, अपना फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करेगा। फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करने की ड्यूटी दी गई है कि कितना ग्रांट कितने स्टेट्स को जाएगा, उसका एक प्रिंसिपल और एक सिद्धांत होना चाहिए, ये नहीं कि आर्बिट्रेरी किसी को भी कितना भी ग्रांट्स दे दे। सेंट्रल गवर्नमेंट आजकल क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे डबल इंजन सरकार, तुमने नाम सुना होगा, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में सेम पार्टी की गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो इसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं। तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपनी रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट है, उसको कुछ ज़्यादा डिवोल्यूशन दे देती है, या फिर कुछ ज़्यादा ग्रांट्स दे देती है। तो इस वजह से पहले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने डिसाइड कर लिया था कि प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट्स इन एड आउट ऑफ सीएफआई को प्रिंसिपल के बेस पे दी जाएगा, ऐसे नहीं कि आर्बिट्ररी किसी को भी कभी भी किसी भी वक्त कितना भी ग्रांट्स दे देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। एक मिनट यार, इसका अलग ही लफड़ा चल रहा मेरा। ठीक है, समझ में आ गया।
उसके बाद में ऑगमेंट स्टेट फंड्स फॉर पंचायत, मतलब कि पंचायत गवर्नमेंट्स को कितना मिलेगा स्टेट फंड से, ये सब डिसाइड भी कौन करता है, ये सब डिसाइड करता है अपना फाइनेंस कमीशन। साथ में एनी अदर्स मैटर्स फॉर साउंड फाइनेंस, मतलब कि कोई भी मैटर हो गया जो रिलेटेड है साउंड फाइनेंस। साउंड फाइनेंस मतलब फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल प्रूडेंस से रिलेटेड या मितव्ययता से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में एडवाइस या फिर इन सब चीज़ों के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट्स को किस तरीके से पैसे खर्च करनी चाहिए इन सब के बारे में भी कई बार फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को रेकमेंड करता है, किस तरीके से फिजिकल प्रूडेंस अपनाना है गवर्नमेंट के अंदर, ये सब चीज़ें डिसाइड की जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो जो बी है वो है ऑगमेंट स्टेट फंड्स, ऑगमेंट स्टेट फंड्स फॉर पंचायत। वही जो टाइड फंड्स होते हैं, नॉन टाइड फंड्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के, फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है, तो वो वही चीज़ है, सेम चीज़। ठीक है, एंड इसके बाद में आर्टिकल 280 क्लोज फॉर पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन देयर प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस एंड फंक्शंस। जो आर्टिकल आर्टिकल 280 क्लोज टू क्या कर रहा था, पावर दे रहा था किसको, पार्लियामेंट को, टू मेक लॉज, लॉज बनाने के लिए। किसके ऊपर लॉज बनाने की पावर दे रहा था, आर्टिकल 280 मिसलेनियस प्रोविजंस के ऊपर, तो बनाया भी था 1951 का एक्ट। उसी तरीके से आर्टिकल, उसी तरीके से अपना जो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, 280 क्लोज 4, ये वापस पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, पार्लियामेंट को पावर दे रहा है टू मेक, आर्टिकल 280 क्लोज 4 नेक्स्ट पेज पे डिस्कशन करते हैं, यहाँ तो थोड़ा कचड़ पचड़ हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 28, अरे यार मुझे पेन चेंज करना ही पड़ेगा लगता है, मेरा पेन बार बार बंद हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी यार इसमें, कुछ तो प्रॉब्लम है। सब्सक्राइब करो तुम यूट्यूब चैनल को यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के भग जाते हो, बस कर दो सब्सक्राइब, तुरंत भरा मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो भी यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं। तो ठीक है, आर्टिकल 280, ठीक है, अपन डिस्कस करते हैं आर्टिकल 2804। मतलब कि आर्टिकल 2804 भी पार्लियामेंट को पावर दे रहा है लॉ बनाने के लिए, किस पे बनाने की, प्रोसीजर, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की प्रोसीजर प्रक्रिया क्या रहेगी, एंड परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शंस, किस तरीके से ये अपने फंक्शंस को, मतलब कार्यों को संपादित करेगा, परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शंस, इसके ऊपर पार्लियामेंट चाहे तो इसके ऊपर कानून बना सकती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, बट दिस विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक ए लॉ ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन कई बार खुद ही रूल्स बना लेता है कि हाउ शुड वी मेक अ प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज एंड फंक्शंस। ठीक है, एंड आर्टिकल 280 क्लोज 1 सारे खत्म हो गए, आर्टिकल 281 ये पढ़ेंगे अपन। अभी बेसिकली किसके बारे में बात करता है, रिपोर्ट्स के बारे में बात करता है।
जिस तरह से अपन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ा था, केक की रिपोर्ट्स के बारे में करा था, तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया किसको रिपोर्ट देगा? सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। गवर्नर को तो नहीं देगा ना, प्रेसिडेंट को देगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट में लेट डाउन करेगा। पार्लियामेंट में जैसे रिपोर्ट लेट डाउन होगी, वहाँ पे कुछ डिस्कशन जो होना है वो हो जाएगा। इट इज़ द बेसिकली सिंपल प्रोसेस। और ये कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 281 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब तक आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आ गई होगी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 12वें में जिक्र किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सबसे पहले, मतलब कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था भारत का, उसके बाद से सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। 1951 में हुई थी। पहला फाइनेंस कमीशन तभी अपॉइंट किया गया था। तो जो फाइनेंस कमीशन होता है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसका काम करता है? ब्रिज का काम करता है इन दी डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज। ठीक है। और इसके बाद में अपन ने पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 280 क्लोज 1 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट constitutes a finance commission, not appointment. Constitutes a finance commission in which one will be chairperson and 4 members appointed by the president. एक चेयरपर्सन होगा, 4 अदर मेंबर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 क्लोज 1 में क्लियरली लिखा हुआ है। आर्टिकल 280 क्लोज 2 क्या कहता है? पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक लॉज ऑन क्वालिफिकेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स। तो आर्टिकल 280 क्लोज 2 के तहत पार्लियामेंट में एक कानून भी बनाया था, फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951। ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 280 क्लोज 3 किसके बारे में बात करता है? ड्यूटीज के बारे में। क्या क्या ड्यूटीज होने वाली है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की? तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट नेट टैक्स प्रोसीड्स, मतलब कि जितना भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है थ्रू इनकम टैक्स, थ्रू वेल्थ टैक्स, थ्रू कैपिटल गेन्स टैक्स, थ्रू कॉर्पोरेट टैक्स, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में कैसे होगा? सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में अगर डिवोल्यूशन होगा तो उसको वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं। अगर स्टेट्स के बीच में ही डिवोल्यूशन होगा, इस स्टेट को इतना ही मिला, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। ये कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक है। करता नहीं है, रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को। ठीक है। साथ में प्रिंसिपल फॉर ग्रांट्स इन एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार टाइम पर किसी स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती रहती है। ग्रांट्स ऐसा पैसा होता है जिसको वापस नहीं लिया जाता, ना ही ये डेट होता है, फ्री का पैसा होता है बेसिकली। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे? ये भी कौन रिकमेंड करता है? फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंड करता है, ताकि एक फेडरल स्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना की जा सके। किसी भी तरीके की सेंट्रल गवर्नमेंट आर्बिट्ररी किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा ग्रांट ना दे दे। तो यहाँ हो सकता है कि अगर मान लें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेम पार्टी की गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार ट्राई करती है कि उस गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा ग्रांट देने की कोशिश करती है, लेकिन जो इसके प्रिंसिपल्स है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया ही रिकमेंड करता है। एंड जो स्टेट फंड्स जो डिवोल्यूशन करता है हॉरिजॉन्टल, उसमें से कुछ टाइट फंड्स होते हैं। टाइट्स मतलब ये तो पंचायत को दिए जाएंगे, लोकल बॉडीज को ही दिए जाएंगे। इसका ऑगमेंटेशंस भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और जो कोई भी अन्य मैटर है जो एक अच्छे फाइनेंस के लिए आवश्यक है, साउंड फाइनेंस के लिए मैटर करते हैं, उन सब चीजों की ड्यूटी भी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की है। Now we will discuss Article 280 Clause 4. Parliament power to lay measures on performance laws on the procedure and performance of the function. ठीक है। इन चीजों के ऊपर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकती है, सिंपल सी बात है। आर्टिकल 281 क्या कहता है? फाइनेंस कमीशन सबमिट करेगा रिपोर्ट किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस रिपोर्ट को क्या करेगा? लेट डाउन करेगा बिफोर द पार्लियामेंट विद एन एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अपने यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अपन पढ़ लिए सारे। नाउ वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट कमीशंस मतलब अब तक तो 16 कमीशन आ चुके हैं। कितने कमीशन आ चुके हैं? 16 कमीशन टिल टुडे, मतलब कि 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है। तो टोटल 16 कमीशन हो गया। कितने हो गए? टोटल 16 कमीशन। अगर 16 कमीशन हो गया टोटल, तो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस भी होंगे इसके बीच में। तो एक 14th फाइनेंस कमीशन है, 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके चेयरपर्सन थे वाई बी रेड्डी। कौन थे इनके चेयरपर्सन? वाई बी रेड्डी। ये ध्यान रखना 14th फाइनेंस कमीशन के।
इनमें मेजर शिफ्ट क्या आया था, बेसिकली सारी डिटेल्स नहीं पढ़ने वाले हैं कि इसकी रिकमेंडेशन क्या थी। मेजर शिफ्ट विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। तो मेजर शिफ्ट इनके टाइम पे क्या आया था, किसी को पता है? पता हो तो चैट सेक्शन में बता देना मेरे को, इफ एवरीबडी नोज अबाउट। तो क्या होता, जो टेक्स्ट डेवोल्यूशन था, हाँ प्रितेश सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट। टेक्स्ट डेवोल्यूशन शेयर कितना था, 32% था पहले तो, लेकिन इसको बढ़ा के 42% कर दिया। कौन से में? 14th फाइनेंस कमीशन में, जो कि उसका चेयरपर्सन था वाई वी रेड्डी। इसमें 32 से 42% कर दिया, मतलब कि पहले 32% ही मिलता था स्टेट गवर्नमेंट्स को, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को मिला के, लेकिन इसको 14th फाइनेंस कमीशन में वाई वी रेड्डी ने क्या कर दिया, 42% कर दिया। ये मेजर शिफ्ट था। एंड दूसरी चीज थी इसमें, रेवेन्यू डेफिसिट फोकस क्या था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स एंड इंडिपेंडेंट जीएसटी कंपनसेशन फंड। ये बहुत बड़ा मुद्दा था कोरोना के टाइम पे, जीएसटी कंपनसेशन का। तो इस चीज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे जब फेडरल इशूज के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट जीएसटी कंपनसेशन फंड, ठीक है, समझ में आ गई। इंडिपेंडेंट जीएसटी कंपनसेशन फंड, ये था 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन में मेजर शिफ्ट क्या था, 32 से 42% टैक्स डिवल्यूशन, इंडिपेंडेंट जीएसटी कंपनसेशन फंड एंड मोर फोकस किस पे दिया था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स के ऊपर, कि रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है तो ग्रांट्स दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर और डेफिसिट में चला जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो 14th के बाद में कौन सा आया था, 15th फाइनेंस कमीशन। 15th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या था, जो 42% था, 42% था उसको वापस 41% कर दिया गया था। और 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, एनके सिंह। एनके सिंह थे, पता ही होगा तुम लोगों को, ठीक है। और जो क्राइटेरिया वेट्स थे, मतलब कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्राइटेरिया वेट्स, कि भाई किस किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम कि एक स्टेट को कितना फंड्स मिलना चाहिए, कितना परसेंट मिलना चाहिए, कितना परसेंट टैक्स डिप्यूलेशन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले सारणी बना दो, किधर सारणी तो यार मुझसे बनेगी नहीं, एक मिनट ट्राई करता रहेगा, बन जाए तो बन जाएगी वैसे, ठीक है बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहला है इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस मतलब कि उस राज्य में रहने वाले लोगों की इनकम वगैरह कितनी है, उस बेसिस पर उसको वेटेज कितना दिया गया था, 45%। उसके बाद में पॉपुलेशन को, ये सब चीज़ अपन 16th फाइनेंस कमीशन में, कमीशन के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि नया नया आया है तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये था 15%। और ध्यान रखना यहाँ पे 2011 की ही पॉपुलेशन सेंसस को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। एंड एरिया, कि एरिया वाइज स्टेट कितना बड़ा है, उसको 15%। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, मतलब कि गवर्नमेंट किस तरीके से वहाँ के लोगों के लिए स्किल्स सेट्स वगैरह प्रोवाइड करवा पा रही है, तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस हो रही है नहीं हो रही, जिसको अपन डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। ये 12.5% था। एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, मतलब कि उस स्टेट ने इकोलॉजी या फॉरेस्ट को बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है,
क्या ज़्यादा डिफोरेस्टेशन तो नहीं हुआ स्टेट्स में डेवलपमेंट के नाम पे, तो उसमें दिए गए हैं 10%, राइट। एंड फाइनल टैक्स एफर्ट्स, टैक्स इवेजन या फिर टैक्स थेफ्ट को बचाने के लिए उस स्टेट्स के क्या क्या कार्य रहे हैं, क्या प्रयास रहे हैं, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। ये होगा 2.5%। ये वेटेज है, ध्यान रखना कि इसको इतना वेटेज दिया गया, उस वेटेज के हिसाब पे पर्टिकुलर एक एक स्टेट्स का टैक्स डेवल्यूशन परसेंटेज डिसाइड किया जाएगा फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ये चीज़ें दी, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 16th फाइनेंस कमीशन, जो कि अभी वाला ही है। 16th फाइनेंस कमीशन पढ़ने के लिए अपन को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो इनके टर्म ऑफ रेफरेंस हैं, वो चेंज हो गई हुई, डेफिनेटली इट इज चेंज। उसके बाद में चेयरपर्सन कौन थे, इनके मेंबर कौन थे, ये चीज़ें चारों पांचों चीज़ें पढ़ेंगे अपन कि एक तो इनको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और इनका चेयरपर्सन कौन था, चेयरपर्सन के साथ मेंबर्स कौन कौन इनके मेंबर्स थे। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक तो 16th फाइनेंस कमीशन है, न्यूएस्ट फाइनेंस कमीशन है और न्यूज़ में है तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो कोई भी तरीके किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकता है, तो इसके मेंबर्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। इसका सिर्फ चेयरपर्सन पढ़ के ही नहीं रहेंगे, मेंबर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो चेयरपर्सन है अपने अरविंद पनगिरिया साहब हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट है पैसे से, ठीक है। अरविंद पनगिरिया, ठीक है। एंड कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इसको, दिसंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में। रिपोर्ट ड्यू डेट, ये बेसिकली फैक्ट है जो याद रख लेना, ठीक है। रिपोर्ट ड्यू डेट थी अक्टूबर 2025 और इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसकी अप्रैल 2026 से। अप्रैल 2026 से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा इसका, ठीक है। मतलब न्यू फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो न्यू टर्म एंड रेफरेंस है, वो इसके अंदर किस बार क्या जियो डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव वगैरह को शामिल करने का कुछ प्रावधान था, बेसिकली हुआ नहीं है, वो तो अपन अभी देखेंगे। तो अपना चेयरपर्सन अरविंद पनगरिया हो गया। इसके बाद में इसके जो मेंबर थे उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। मेंबर्स कौन कौन थे, एक तो श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, कौन थे, एनी जॉर्ज मैथ्यू, एक मिनट यार, एनी जॉर्ज मैथ्यू एक पहले मेंबर थे हो गए। दूसरे मेंबर कौन थे, डॉक्टर मनोज पांडा, डॉक्टर मनोज पांडा। एंड थर्ड थे डॉक्टर टी रविशंकर, कौन था, डॉक्टर टी रवि शंकर। मेरा पेन पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है आज। उसके बाद में अपने चौथे थे एंड फाइनल डॉक्टर सौम्या कांति घोष,
डॉक्टर सौम्या कांति घोष, ये चेयरपर्सन और मेंबर्स थे फाइनेंस कमीशन 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के। इन फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और मेंबर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये न्यूज़ में है, और न्यूज़ में है तो इसके क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। इस वजह से एक दो बार इसके मेंबर्स वगैरह को पढ़ लेना और याद रखने की ट्राई कोशिश कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो अब की इशूज है फाइनेंस कमीशन को लेके, टैक्स डिविजिबल पूल को लेके, ये सब चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है। कोई सी भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आरएस हो, फिर आईएएस हो, आजकल मेंस का इंपॉर्टेंट तो दोनों ही एग्जाम में है। और जिस हिसाब से आजकल आरपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है प्रीलिम्स में भी, या फिर क्या कहते हैं जो मेंस में भी, उसका पैटर्न पूरा चेंज होता जा रहा है और वो यूपीएससी की राह पर जाने वाली है। तो अपन को अभी से ही उस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि अपना अपन बेस्ट आउटपुट निकाल सके एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला द डिविजिबल पूल प्रॉब्लम। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? डिविजिबल पूल की प्रॉब्लम है कि भैया कितना पैसा दिया जाएगा पर्टिकुलर स्टेज को, द डिविजिबल पूल प्रॉब्लम। ये डिविजिबल पूल प्रॉब्लम 100% टैक्स है, कितना स्टेट्स को देना है वही प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार बहुत सारे स्टेट्स कंप्लेन करते हैं कि हमको बहुत कम पैसा मिला, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। तो सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से टैक्स है जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस चीज़ के बारे में देखते हैं। तो पहला तो है कॉरपोरेशन टैक्स। कौन सा टैक्स? कौन सा टैक्स? कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स के बाद में है आईटी, दैट इज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बाद में है सेंट्रल जीएसटी। उसका भी डिविजिबल पूल बनता है, ध्यान रखना सेंट्रल जीएसटी का। और एक्सक्लूड किन किन चीज़ों को करती है, ये तो इंक्लूड होगा। और जो एक्सक्लूड है कि इन इन चीज़ों का डिविजिबल पूल नहीं बनेगा, एक्सक्लूड्स करती हैं भैया सेस एंड सरचार्ज। आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, गवर्नमेंट सेस एंड सरचार्ज के नाम पे बहुत सारा पैसा लेती है, फिर पता नहीं क्या ही करती है उन चीज़ का। ना तो स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है, ना ही कुछ कुछ पता ही नहीं है बेसिकली उसका। अप्रोक्स 23% होता है ये, 23% ऑफ ग्रोस टैक्स रिसीट्स। मतलब कि जितनी भी टैक्स ग्रोस रिसीट्स है उसका 23% ऑलमोस्ट सेस एंड सरचार्ज ही होता है। और जब 23% सेस एंड सरचार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी तो सिंपल सी बात है, स्टेट विल गेट दी लेस मनी, स्टेट्स को कम पैसा मिलेगा। और अगर स्टेट्स को कम पैसा मिलेगा तो सिंपल सी बात है, स्टेट डेफिनेटली इस मुद्दे को उठाने वाले हैं कि हमें कम पैसा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड दी इम्बैलेंस। ठीक है, इम्बैलेंस। इम्बैलेंस सबसे पहले वर्टिकल इम्बैलेंस की बात करते हैं, मतलब कि सेंटर स्टेट के बीच में वर्टिकल। सेंटर हैज़ मनी, ठीक है, सेंटर के पास मनी है। सेंटर हैज़ मनी बट एंड स्टेट्स हैज़ वर्क। अगर सेंटर्स के पास मनी है तो स्टेट्स के पास काम है, ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। क्योंकि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा नहीं देगी तो काम नहीं होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। एंड उसके बाद में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दिक्कत क्या आएगी, रिच स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, इनको कम पैसा, ज़्यादा पैसा मिलेगा तो दिक्कत होगी, वर्सेस पुअर स्टेट्स बिहार। तो कई बार पुअर स्टेट वर्सेस रिच स्टेट्स आपस में कंप्लेंट करते हैं कि पुअर स्टेट्स को तुम बहुत ज़्यादा हमारे हक का पैसा दे रहे हो, हमें भी इतना पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है, कई बार ये कंप्लेंट्स तमिलनाडु गवर्नमेंट करती है, उसके साथ साथ और भी अदर स्टेट्स हैं जो ये कंप्लेंट्स करते हैं, जैसे केरला है, कर्नाटका है। एंड ऑल दीज स्टेट्स आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद देयर कंप्लेंट्स। सो बिहार को ज़्यादा पैसा देने का मतलब, वहाँ पे ऑलरेडी गरीब है, बिहार कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रहा, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बाकी स्टेट्स का ऐसा कहना है बिहार के बारे में। तो ये हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस चलता रहता है कि हॉरिजॉन्टल में कभी जो पुअर स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलता है एंड जो रिच स्टेट्स हैं उनको कम पैसा मिलता है जीडीपी वाइज। ठीक है। नाउ डिस्कस द चैलेंजेस कि चैलेंजेस क्या क्या है इनके बीच में। सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के सामने चैलेंज ही यही है कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है, लेकिन इनकी जो एडवाइस है वो नॉन बाइंडिंग है। क्या है? एडवाइस इनकी नॉन बाइंडिंग है, कि ऐसा नहीं कि फाइनेंस कमीशन ने कुछ एडवाइस कर दिया, परामर्श दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना ही पड़ेगा। तो नॉन बाइंडिंग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। दूसरा है जीएसटी कॉन्फ्लिक्ट, जीएसटी कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। ओवरलैप बिटवीन जीएसटी काउंसिल एंड फाइनेंस कमीशन, क्योंकि फाइनेंस कमीशन तो एडवाइस दे देगा और जीएसटी काउंसिल वहां पे जीएसटी जीएसटी काउंसिल का क्या काम है, डिसाइड करना ऑन द टैक्स रेट्स वगैरह। तो दोनों की चीज़ हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन होती है कई बार। ठीक है। उसके बाद में डेटा इशूज, डेटा इशूज, डेटा इशूज क्या है, यूज ऑफ 2011 सेंसस, मतलब कि जब फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कुछ भी रिपोर्ट बनाता है कि भाई इतना टैक्स डिवल्यूशन होगा, तो किस पॉपुलेशन को कंसिडर करता है 2011 की, और अभी चल रही है 2026, मतलब 15 साल बाद, तुम 15 साल पहले की ही जनसंख्या को कंसिडर करके फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि इस स्टेट को इतना डिवल्यूशन मिलना चाहिए टैक्स के अंदर। तो हाउ इज इट फेयर, तो ये कितना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, अपने आप में डाटा इश्यूज है। तो इसको भी सही करने की जरूरत है। 2011 सेंसस पेनलाइज स्टेट्स that controlled pollution। पॉपुलेशन, क्योंकि बहुत सारे जैसे तमिलनाडु है, वो हमेशा कंप्लेंट करता है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत सारे मेलेज, बहुत सारे पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे उपाय किए हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़े, फिर भी हमें टैक्स डिवल्यूशन में बहुत कम पैसा मिलता है, क्योंकि हमने ये तो फिर हमने अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं उसकी ही सज़ा मिल रही है। बहुत बार तमिलनाडु मैक्सिमम टाइम्स ये कंप्लेंट्स करता रहता है। ठीक है। एक मिनट में मैं एक चीज़ ठीक कर लेता हूँ। अब अपन बात करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन की टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस जो है
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में, मतलब कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी, उसकी कंडीशंस क्या थी, कौन से स्टेट को कितना मिलने वाला है, इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये रहा, ये अपना 16th फाइनेंस कमीशन और कंपैरिजन कर रखा 15th फाइनेंस कमीशन 2021, 16th फाइनेंस कमीशन 2026-31। इनकम डिस्टेंस जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने अपन ने 45% पढ़ा था, उसको 42.5% कर दिया, मतलब कि 2.5% कम कर दिया। ठीक है, पॉपुलेशन 2011 15% थी, तो 2.5% कहाँ पे इंक्रीज कर दिया पॉपुलेशन पर, मतलब पॉपुलेशन का वेटेज बढ़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, और जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5% था, उसमें 2.5% कम कर दिया, उसको कर दिया 10%। जो एरिया 15% था, उसको 10% कर दिया। फॉरेस्ट का 10% है, उसको 10% ही रखा है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स 2.5% है, इसका पता नहीं क्या है। तो इसको हटा के एक नई चीज ऐड कर दी, कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, और उसको कर दिया 10%। कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी, नई चीज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन टू जीडीपी 10%। कौन से कमीशन में? 16th फाइनेंस कमीशन में मेजर शिफ्ट माना जा सकता है, मतलब कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% कर दिया। किसको हटा के? टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स जो पहले 2.5% था 15th फाइनेंस कमीशन में, उसको हटा के 10% किसका ऐड कर दिया, कॉन्ट्रीब्यूशन इन द जीडीपी। तो ऑलमोस्ट जो रिच स्टेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने की ट्राई कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, जो भी रिच स्टेट्स हैं, गुजरात का, इन सब का। तो इनको हो सकता है इस बार ज़्यादा पैसा मिला है 16th फाइनेंस कमीशन के अनुसार टैक्स डिवल्यूशन के अंदर। ठीक है, नई टर्म्स एंड रेफरेंस समझ में आएगी आप लोगों को। And now we will discussing the Finance Commission Miscellaneous Provisions Act। तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन के लिए अंडर आर्टिकल 280 क्लोज टू के तहत पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया है, कानून बनाया है। ठीक है, कौन सा एक्ट है? फाइनेंस कमीशन मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1951। तो उसका जो सेक्शन 3 है वो क्वालिफिकेशन की बात करता है। किसके क्वालिफिकेशन की बात करता है? चेयरपर्सन की। ये ध्यान रखना, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर? मेंबर एंड चेयरपर्सन किसके? फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन का कोई भी जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि इनकी क्वालिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो इस बेस पर पार्लियामेंट ने कानून भी बनाया है। तो कानून के जो सेक्शन 3 है 1951 का, सेक्शन 3 वो क्वालिफिकेशन की बात करता है, क्वालिफिकेशन की बात करता है। किसके? की चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स, जो 4 मेंबर है। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होगी चेयरपर्सन की? चेयरपर्सन की सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। और जो 4 मेंबर्स हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन अलग से डिसाइड की गई है। किसके लिए? मेंबर्स के लिए। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन अलग से दी गई है। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन है मेंबर्स की? सबसे पहले तो भैया, मतलब कि वो योग्य होना चाहिए, अपॉइंटेड टू बी द जज ऑफ द हाई कोर्ट, कि उसको हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ऐसी कुछ उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, पहली शर्त होगी। एंड दूसरी क्या है? स्पेशल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड
अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट। पेन को पता नहीं क्या हो रहा है यार, ठीक है। एंड उसके बाद में वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंड फाइनेंशियल मैटर के अंदर स्पेशल नॉलेज होना चाहिए भैया। फाइनेंशियल मैटर्स, इन चीज के ऊपर स्पेशल नॉलेज होना चाहिए। किसका स्पेशल नॉलेज होना चाहिए? किसका होना चाहिए स्पेशल नॉलेज? किसका होना चाहिए स्पेशल नॉलेज? फाइनेंस कमीशंस के मेंबर्स को नियुक्त करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। एंड उसके बाद में लास्ट है हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। चेयरपर्सन के लिए क्या है? एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स, सिर्फ चेयरपर्सन के लिए यही चाहिए। साथ में मेंबर्स के लिए उसको हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फोर्थ, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक का उसके अंदर स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर ही वो ठीक है। लास्ट है अपना स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द कमीशन। ये सेक्शन 5 में बोल रखा है कि भैया डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है मेंबर ऑफ, किसका मेंबर? फाइनेंस कमीशन के मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? पहली है अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड हो, इफ ही हैज सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इज लाइकली टू अफेक्ट द प्रीजुडिशली फंक्शंस एज ए मेंबर ऑफ द कमीशन। मतलब कि 4 कंडीशंस है जिनके बेस पर उसको हटाया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसको? उसके पोस्ट है एज ए मेंबर ऑफ द चेयरपर्सन एंड अदर थिंग्स। तो फर्स्ट पहला क्या है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के बाद में कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। अगर किस तरीके से वो प्रीजुडिशली खुद के फंक्शंस कर रहा है तो तब भी इसको हटाया जा सकता है। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया होगा, उसका दिवाला निकल गया, इसके बारे में भी दिखाया गया है। सेक्शन 6 में क्या है? रिअपॉइंटमेंट। देख सिंपल सी बात है, यही एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट है, दोबारा से किसी चेयरपर्सन को मेंबर को अपॉइंट किया जा सकता है, बट ये स्पेसिफाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 6 सैलरी कौन डिसाइड करेगा? सैलरी इनकी डिसाइड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्ट टाइम या फिर होल टाइम प्रेसिडेंट डिसाइड ये चीज़ है। अंडर द फाइनेंस कमीशन सैलरीज एंड अनाउंसमेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2003 के तहत सेक्शन 8, जो काशी जुडिशियल बॉडी मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन इज अ काशी जुडिशियल बॉडी क्यों है? क्योंकि इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। पावर क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एडमिशन, समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस, रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस। इसकी वजह से इसको काशी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है क्योंकि इसके पास सिविल कोर्ट्स की पावर्स आ गई है। अगर किसी बॉडी के पास सिविल कोर्ट्स की पावर है तो उसको काशी जुडिशियल बॉडी ही कहा जाता है, तब जाके ही वो काशी जुडिशियल बॉडी बन पाती है सिविल कोर्ट्स की कुछ पावर्स उसको देने के बाद, जो कि 1908 आईपीसी के तहत मिलती है, ठीक है। चेंज हो गया बेसिकली, वो बीएनएस बन गया, ठीक है, पता होना चाहिए। जो फाइनेंस कमीशन अब तक बने हैं उन सबके कितने फाइनेंस कमीशन बने हैं? 16th फाइनेंस कमीशन। 16th फाइनेंस कमीशन बने हैं। तो जो पहला फाइनेंस कमीशन है फर्स्ट 1951 में बनाया गया था, उसका चेयरपर्सन था केसी नियोगी। कौन था? केसी नियोगी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। और 16th का तो पता ही होगा तुम्हें, अरविंद पनगरिया। अरविंद पनगरिया। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे खुद के इसमें गैजेट्स में।
तो बेसिकली ऑलमोस्ट सारी क्लासें हो गई है, कुछ चीज़ें रह गई थी भाई। जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था उसका चेयरमैन केसी नियोगी था, सेकंड का के संतानम, थर्ड का ए के चंदा, फोर्थ का डॉक्टर पी वी राजमन्ना और फिफ्थ का महावीर त्यागी। ये सब चीज़ें अपन पढ़ने की चीज़ें हैं, तुम खुद भी पढ़ सकते हो, सीधा देख लेना, मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर जहाँ पर भी है, तो तुम वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई विल रिक्वेस्ट टू यू that please subscribe this YouTube channel and share with your friends and like and comment share if you like this lecture, okay? And tell me know if there is some problems which can be improved in this lecture. I will try to improve that in this lecture, okay? In upcoming lectures also, please tell me about that, okay? So good night everyone.